Good morning to my all dear students and faculty members who are watching this video. जैसा कि आपको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी लोहिया कॉलेज चूरू के द्वारा एम्ब्रियोलॉजी पे एक विशेष व्याख्यानमाला आयोजित की जा रही है। इस व्याख्यानमाला के तहत समय समय पर विभिन्न टॉपिक्स पे चर्चा की जाती है और इन टॉपिक्स को पावर पॉइंट के माध्यम से बोर्ड टीचिंग के माध्यम से इनकी वीडियो शूट करके आप सभी से शेयर की जाती है। पिछले व्याख्यान में एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पे मैंने आपसे डिस्कस किया था। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन कितने प्रकार का होता है, इंडक्शन के दौरान जो केमिकल्स निकलते हैं उनकी केमिकल नेचर क्या होती है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या होता है, एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजर में क्या क्या लक्षण होते हैं, इन सभी पहलुओं पे मैंने आपसे डिस्कस किया था। इंडक्शन के इस सेकंड व्याख्यान में, पिछले व्याख्यान का जो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इंडक्शन के लिए जो समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उन सिद्धांतों का मेन कंक्लूजन्स क्या है, कौन सा सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, उसी पे मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार मैं कुछ डेफिनेशंस को एक बार रिपीट करूंगा कि इंडक्शंस क्या होता है, इंडक्शन कैसे होता है, इंडक्शन के दौरान मेन जो मैकेनिज्म है वो किस तरह की संपादित होती है। इंडक्शन इज द मैकेनिज्म बाय विच वन ग्रुप ऑफ सेल्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फ्रॉम एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अर्थात इंडक्शन वह क्रियाविधि है जिसमें कोशिकाओं का एक समूह है किसी अन्य ऊतकों अथवा कोशिकाओं के समूह को विभिन्न अंगों के निर्माण हेतु प्रेरित करता है, जिन्हें रेस्पॉन्सिव टिश्यू कहते हैं। यह रेस्पॉन्सिव टिश्यू एक्टोडर्म भी हो सकती है, एंडोडर्म भी हो सकती है, मेसोडर्म भी हो सकती है। और विशेषकर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के जो टिश्यूज हैं, ये उपकला स्तर के रूप में होते हैं। एक्टोडर्म से जो एपिथीलियम बनेगी उसका एपिथीलियम बोलेंगे, एंडोडर्म से जो लेयर बनेगी उसे एंडोथीलियम बोलेंगे, और मेसोडर्म से जो लेयर बनती है इसे मेसोथीलियम बोलते हैं। क्योंकि भ्रूणीय प्रेरण जब भी होता है तो दो प्रकार की कोशिकाओं के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिसमें एक सेल तो ऐसी होती है जो सिग्नल को प्रेषित करती है, जिसको इंड्यूसर्स बोलते हैं, और इंड्यूसर द्वारा सिक्रीट होने वाले केमिकल्स उनको इंडक्टर या इवोकेटर के नाम से जाना जाता है। और ये इंड्यूसर इंडक्टर मॉलिक्यूल जिन कोशिकाओं पे जाके कार्य करते हैं वो रेस्पॉन्सिव टिश्यूज कहलाते हैं। तो यहाँ पर एम्ब्रियो इंड्यूसर और रेस्पॉन्सिव टिश्यू, इनके बीच में होने वाली जो इंटरेक्शंस हैं, इन इंटरेक्शंस को सामूहिक रूप से एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या भ्रूणीय प्रेरण का नाम दिया जाता है। एडजेसेंट सेल्स एंड सेल लेयर्स यूज केमिकल सिग्नल टू इन्फ्लुएंस डिफरेंशिएशन। पास की जो कोशिकाएं होती है, एडजेसेंट सेल या सेल की लेयर, वो इन केमिकल्स को यूज में लेती है और इन केमिकल के प्रभाव के कारण इनके अंदर विभेदन की प्रक्रिया होती है। Chemical signal turns on a set of genes whose expression makes the receiving cells to differentiate into a specific tissue. इन केमिकल सिग्नल्स के कारण रेस्पॉन्सिव सेल्स में जीन जो होते हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है, जीन का एक्सप्रेशन होता है और उनमें कोशिकाओं की आकृति परिवर्तित होती है। सेल के अंदर विशेष प्रकार के प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, सेल की मॉर्फोलॉजी चेंज होती है, हिस्टोलॉजी चेंज होती है, और अंत में जो प्रारूप जो बनना चाहिए, निश्चित प्रारूप, निश्चित संरचना, उसका यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। ये कुछ पॉपुलर टर्म्स और है यहाँ पर। इंडक्शन, द प्रोसेस वेयर वन ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कॉजेज अनदर सेट ऑफ सेल्स और टिश्यू टू चेंज देयर फेट। यानी इंडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें इंडक्टर के कारण रेस्पॉन्सिव कोशिकाओं में विभिन्न ऊतकों तथा अंगों के बनने की जो परिघटना होती है वो प्रेरित होती है। हाँ, इंड्यूसर क्या होगा? इंड्यूसर द टिश्यू और सेल्स विच प्रोड्यूसेज ए सिग्नल। इंड्यूसर वो ऊतक अथवा कोशिका है जो सिग्नल को प्रेषित करती है। रेस्पॉन्सिव टिश्यू द सेल्स विच रेस्पॉन्ड टू ए सिग्नल। रेस्पॉन्सिव टिश्यू वो सेल अथवा कोशिकाएं हैं जो इंडक्टर के प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाती है, अपनी रेस्पॉन्स दर्शाती है। मॉर्फोजेंस अथवा विवोकेटर
द केमिकल्स और सिग्नल इमिटेड फ्रॉम द इंड्यूसर, इंड्यूसर द्वारा रिलीज होने वाले जो संकेत हैं, ये संकेत इवोकेटर के नाम से, मॉर्फोजन के नाम से या इंडक्टर के नाम से जाने जाते हैं। कॉम्पिटेंस, कैपेसिटी टू रेस्पॉन्ड टू ए सिग्नल, कॉम्पिटेंस जो होगा रेस्पॉन्सिव टिश्यूज में, रेस्पॉन्सिव सेल में इंडक्टर मॉलिक्यूल के प्रति होने वाली जो अनुक्रिया है वो सामर्थ्य के नाम से जानी जाती है। और सामर्थ्य की जो घटना है ये विशेष प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के कारण विकसित होती है। कई बार रेस्पॉन्सिव सेल में कॉम्पिटेंसी नहीं हो तो भ्रूणीय प्रेरण की घटना नहीं होती है। और जब भी इंडक्शन का प्रोसेस होगा रेस्पॉन्सिव सेल्स की कोशिकाओं की आकृति जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। और सेल में आकृति में यदि परिवर्तन हो रहा है इट मीन्स इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो चालू हो गया सक्सेसफुली। हाँ, अब भ्रूणीय प्रेरण को एक्सप्लेन करने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। हालांकि ये जो सिद्धांत है ये न्यूरल इंडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब गैस्ट्रा के बाद में न्यूरुला जब बनता है तो ऊपर जो डोर्सल सरफेस की जो एक्टोडर्म है उसके नीचे नोटोकॉर्ड होती है, और नोटोकॉर्ड यहाँ पर एक तरह से इंड्यूसर्स का काम करती है। इस इंडक्शन इफेक्ट के कारण डोर्सल सरफेस की जो एक्टोडर्म होती है वो न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है, और न्यूरल ट्यूब का अग्रभाग आगे चलकर ब्रेन में परिवर्तित होता है, और इसका पश्च भाग जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में परिवर्तित होता है। तो इस इंडक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए 6 सिद्धांत है वो प्रपोज किए गए हैं, जिसमें क्रम से प्रोटीन डीनेचुरेशन थ्योरी, ग्रेडियंट थ्योरी, वन फैक्टर थ्योरी, साक्सेन कंसेप्ट, आयनिक थ्योरी और न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरी। इन सभी सिद्धांत के जो मुख्य मुख्य जो पहलू है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट थ्योरी इज प्रोटीन डीनेचुरेशन थ्योरी। अब इसमें नाम से स्पष्ट है डीनेचुरेशन, यानी यह सिद्धांत प्रोटीन के विकृतीकरण से संबंधित है। इट इज एसोसिएटेड विथ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। हाँ, इस सिद्धांत को रांजी ने प्रतिपादित किया था। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय रांजी एंड अकॉर्डिंग टू रांजी नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विथ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये सिद्धांत कहता है कि नोटोकॉर्ड का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन के विकृतीकरण से संबंधित है, प्रोटीन के डीनेचुरेशन से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू रांजी नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल लिप्स आर द सेंटर ऑफ हाईएस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। रांजी के अनुसार एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान नोटोकॉर्ड और डोर्सल लिप, ब्लास्टोपोर का जो डोर्सल लिप है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के सेंटर होते हैं, जहां पर हाईएस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो देखने को मिलती है। एट दिस साइट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस, और इन स्थलों पर प्रोटीन का डीनेचुरेशन जो होता है वो देखने को मिलता है। तो ये कंसेप्ट कहता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन प्रोटीन के डीनेचुरेशन से संबंधित है। प्रोटीन का यदि डीनेचुरेशन होगा तो नोटोकॉर्ड बनेगी, और ये नोटोकॉर्ड फिर आगे चलकर खुद इंड्यूसर का काम करती है। इसे इंडक्टर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, और इन इंडक्टर मॉलिक्यूल्स के कारण डोर्सल सरफेस की जो एक्टोडर्म होती है वो न्यूरल प्लेट में कन्वर्ट होती है। न्यूरल प्लेट में न्यूरल ग्रूव बनती है, न्यूरल ग्रूव के फॉल्ट के फ्यूजन से न्यूरल ट्यूब बनती है, और न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर पार्ट बाद में ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो जो डेवलपमेंट होगा वर्टिब्रेट एनिमल्स में नोटोकॉर्ड जो होती है ये वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस हो जाती है, और आगे का ब्रेन है वो क्रेनियम में प्रोटेक्ट हो जाएगा, ब्रेन बॉक्स में, और स्पाइनल कॉर्ड है वो रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा प्रोटेक्ट हो जाता है। इस तरह पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज हो जाता है, और चार तरफ से ये प्रोटेक्टेड हो जाता है। हाँ, इसके बाद सेकंड थ्योरी दैट इज ग्रेडियंट थ्योरी या प्रवणता सिद्धांत। इस सिद्धांत को टॉयवोनिन और यामादा ने प्रतिपादित किया था। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय टॉयवोनिन एंड यामादा। इनके अनुसार भ्रूणीय प्रेरण के दौरान दो प्रकार के एजेंट्स जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। एक तो न्यूरलाइजिंग एजेंट, दूसरा फैक्टर वो है मेसोडर्मलाइजिंग एजेंट। न्यूरलाइजिंग एजेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डोर्सल सरफेस पर मैक्सिमम होती है,
जबकि वेंट्रल सरफेस पर या पोस्टीरियर सरफेस पर मिनिमम होती है। इसी तरह मेसोडर्मलाइज्ड एजेंट की कंसंट्रेशन पोस्टीरियर पार्ट में मैक्सिमम होती है और एंटीरियर पार्ट में कम होती है। तो कुल मिला के एक तरह का ग्रेडियंट जो होता है यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाता है, जिसमें एक तो एनुअल ग्रेडियंट के रूप में इसको मान सकते हैं, एक वेस्टर्न ग्रेडियंट के रूप में इसको मान सकते हैं। एनुअल ग्रेडियंट वो हो गया जिसकी कंसंट्रेशन डोर्सल सरफेस पे या इंटीरियर पार्ट में मैक्सिमम हो और पोस्टीरियर सरफेस या वेस्टर्न पार्ट में मिनिमम हो। तो यहाँ पर न्यूरलाइजिंग जो एजेंट है ये एनुअल ग्रेडियंट के रूप में है और मेसोडर्मलाइजिंग एजेंट जो होता है ये वेस्टर्न ग्रेडियंट के रूप में है। और एम्ब्रियो का जो बीच वाला जो पार्ट होता है इक्वेटोरियल रीजन, वहां पर इन दोनों एजेंट्स की कंसंट्रेशन लगभग इक्वल होती है। तो वहां पर कंबाइंड कंसेप्ट, कंबाइंड इफेक्ट जो होता है इन फैक्टर्स का वो देखने को मिलेगा। न्यूरलाइजिंग एजेंट्स के स्टिमुलेशन के कारण एंटीरियर ब्रेन बनता है, जबकि मेसोडर्मलाइजिंग एजेंट्स के स्टिमुलेशन के कारण स्पाइनोकॉर्डल स्ट्रक्चर्स बनती है। इसलिए न्यूरल एजेंट है ये एक तरह से हेड ऑर्गेनाइजर का काम करेंगे और मेसोडर्मलाइज एजेंट जो है ये एक तरह से स्पाइनोकॉर्डल ऑर्गेनाइजर का काम करेंगे। नेक्स्ट इज सिंगल फैक्टर थ्योरी, एकल कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत को न्यूकूप ने प्रतिपादित किया था। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय न्यूकूप। न्यूकूप अप्लाई द नोटोकॉर्ड to stimulate the overlying ectoderm to develop into brain and associated structure. He proposed that only single factor is responsible for this transformation. तो न्यूकूप ने क्या किया कि नोटोकॉर्ड जो थी, नोटोकॉर्ड को इन्होंने, नोटोकॉर्ड के ऊपर जो एक्टोडर्म है उसको प्रेरित किया नोटोकॉर्ड के द्वारा। तो इन्होंने पाया कि एक्टोडर्म से ब्रेन और इससे संबंधी जो भी रचनाएं हैं उनकी फॉर्मेशन हुई। और साथ ही इन्होंने ये भी प्रपोज किया कि नोटोकॉर्ड के द्वारा मल्टीपल फैक्टर्स रिलीज नहीं होते हैं, केवल सिंगल फैक्टर ही यहाँ पर रिलीज होते हैं और इसी सिंगल फैक्टर के कारण नर्वस सिस्टम की जो फॉर्मेशन है, न्यूरल की फॉर्मेशन है वो प्रेरित होती है। और सिंगल फैक्टर रिलीज होने के कारण इस सिद्धांत को सिंगल फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज कंबाइंड इंडक्टर थ्योरी। कंबाइंड inductor theory. This theory was proposed by Saksen and Toivonen. After extraction of evocator from the tissue, its inductive action is sensed. And nature of head organizer is different from the tail organizer. A single factor of a combined inductor selectively destroy the induction of tail structure. इस कंसेप्ट के अनुसार इन्होंने पाया कि किसी भी जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर में इंडक्शन से प्रभाव से पहले जो केमिकल्स निकलता है और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के दौरान जो केमिकल निकलता है, इन केमिकल्स की नेचर जो है वो टोटली डिफरेंट है। साथ ही इन्होंने ये भी पाया कि हेड ऑर्गेनाइजर की जो केमिकल नेचर है वो टेल ऑर्गेनाइजर से टोटली डिफरेंट होती है। और इन कारकों में जब इनका कंबाइंड एक्शन जब होगा तो उसमें एक कारक इंडक्शन के एक दौरान टेल स्ट्रक्चर जो होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि कंबाइंड कंसेप्ट है ये जनरली इक्वेटोरियल रीजन में या मीडियल रीजन के अंदर संपादित होगा। तो मान लीजिए हेड ऑर्गेनाइजर है वो हेड रीजन के अंदर एक्टिव है, टेल ऑर्गेनाइजर है वो टेल रीजन के अंदर एक्टिव है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है वहां पर हेड ऑर्गेनाइजर प्लस टेल ऑर्गेनाइजर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर पाया गया कि कंबाइंड इफेक्ट के दौरान एक कारक जो होता है वो टेल स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करने के अंदर कैपेबल है और इसको कंबाइंड इंडक्टर थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट थ्योरी है आयनिक थ्योरी ऑफ न्यूरल इंडक्शन। इस सिद्धांत को बार्थ, एलजी बार्थ और एलटी बार्थ ने प्रपोज किया था। According to this theory, at the time of gastrulation, some ions from bounded state to becomes in free state. ये थ्योरी बताती है कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान कुछ आयन बंधित रूप में होते हैं, बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, जो फ्री स्टेट में आ जाते हैं, यानी स्वतंत्र अवस्था में आ जाते हैं। एट गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के समय
सोडियम की जो सांद्रता है वो 40 गुना बढ़ जाती है और कैल्शियम की जो सांद्रता है वो 3 गुना बढ़ जाती है। इन ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टोसील इज फिल्ड विथ सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम आयन। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का प्रोसेस जैसे अपन देखें तो फर्टिलाइज जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होगा। क्लीवेज के दौरान मोरूला बनता है, उसके बाद ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है, फिर न्यूरुला बनता है। अब ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोसिल कैविटी है, इस ब्लास्टोसिल कैविटी के अंदर सोडियम आयन भी है, कैल्शियम आयन भी है, पोटेशियम आयन भी है। जो ब्लास्टोसिल में जो तरल भरा हुआ है उसको ब्लास्टोसिलिक फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये इनकी सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर मैकेनिज्म दिखाई है। इन ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिल इज प्रेजेंट विच इज फिल्ड विथ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोसिल कैविटी होती है और ब्लास्टोसिल कैविटी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयनों से घिरी रहती है। इसी दौरान गैस्ट्रुलेशन जब स्टार्ट होगा तो एपिबोली होती है सबसे पहले, और एपिबोली के बाद में फिर इन्वेजिनेशन होता है, फिर इन्वोल्यूशन होता है। और इन्वेजिनेशन जब होता है उसमें कॉर्डा मेसोडर्मल सेल जो होती है वो सबसे पहले अंतर्वलित होती है। अब जो जो इन्वेजिनेशन होगा, ब्लास्टोसिल तो छोटी होती जाएगी, लेकिन एक नई कैविटी और बन जाती है जिसको आर्केंट्रोन कहते हैं। और इस इन्वेजिनेशन के दौरान ऊपर की एक्टोडर्मल लेयर और नीचे की कॉर्डा मेसोडर्मल लेयर, इनके बीच में भी खाली स्पेस जो होता है वो रह जाता है। जो जो इन्वेजिनेशन होगा, ब्लास्टोसिल में सोडियम आयनों की मात्रा कम होती जाती है, जबकि एनुअल पॉल पर एक्टोडर्मल लेयर और उसके नीचे की कॉर्डा मेसोडर्मल लेयर, इनके बीच में कैल्शियम जो होता है ये अकुमुलेट हो जाता है, कैल्शियम की मात्रा जो होती है कम हो जाती है। और कैल्शियम आयनों का बहुत जबरदस्त रोल है पूरे एनिमल किंगडम में। आप यदि सर्वे करो अलग अलग टॉपिक्स का, जैसे एम्ब्रियोलॉजी में अपन देखें, शुक्राणु में एक्रोसोम रिएक्शन कैल्शियम आयनों के कारण होती है, ओवम में कॉर्टिकल रिएक्शन कैल्शियम आयनों के कारण होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैल्शियम आयनों के कारण होती है, तंत्रिकाओं में इंपल्स प्रोपेगेशन कैल्शियम आयनों के कारण होता है, मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन सोडियम कैल्शियम आयनों के कारण होता है। और यहाँ पर जो इंडक्शन का जो प्रोसेस है इसके अंदर भी कैल्शियम आयनों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कैल्शियम जहाँ होंगे इसका मतलब वहाँ पर माइक्रोफिलामेंट जरूर मिलेंगे। और माइक्रोफिलामेंट में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कोशिकाओं की आकृति जो होती है वो चेंज हो जाती है। और इसमें आप देख रहे हो एनिमल पॉल की सेल फ्लश के शेप होगी, और इंडक्शन के दौरान यदि कोशिका की आकृति परिवर्तित हो गई, इट मीन्स इंडक्शन का प्रोसेस चालू हो गया है, कॉम्पिटेंसी घटना यहाँ पर संपादित हो रही है। यदि प्रेरण के दौरान कोशिका की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो, इट मीन्स इंडक्शन का प्रोसेस सक्सेसफुली नहीं हो रहा है। तो एनुअल पोल की सेल फ्लैश का शेप हो जाती है, एडिनिल साइक्लेज की मात्रा बढ़ती है, और एडिनिल साइक्लेज आप जानते हो कि ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो जो जो एडिनिल साइक्लेज की मात्रा बढ़ेगी, साइक्लिक एएमपी की मात्रा भी बढ़ती है, और इस साइक्लिक एएमपी के कारण सेल डिवीजन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और सेल डिवीजन स्टार्ट होने के बाद में फिर मॉर्फोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और इंडक्टर के कारण जो भी रिक्वायर्ड ऑर्गेन्स बनना है उसकी विशेष आकार आकृति वाली जो रचनाएं होती है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर सेल की आकृति में परिवर्तन हुआ, सेल डिवीजन में परिवर्तन हुआ, और मॉर्फोजेनेसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। और मॉर्फोजेनेसिस के बाद फिर इसके अंदर हिस्टोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जो कि इंटरनल एस्पेक्ट है। मॉर्फोजेनेसिस है ये पर्टिकुलर आकार और आकृति को डिसाइड करता है, क्योंकि हर ऑर्गेन की अपनी अपनी डेफिनेट शेप और साइज होती है। हाँ, इसके बाद में लास्ट थ्योरी दैट इज न्यूरोट्रांसमिशन थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैकमोहन इन 1974। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो इंड्यूसर टिश्यूज जो है, प्रेरक ऊतक जो है, इनके द्वारा सीरोटोनिन का स्राव होता है, एसिटिल कोलिन का स्राव होता है। अब ये सीरोटोनिन और एसिटिल कोलिन ये रेस्पॉन्सिव टिश्यूज पर जाकर कार्य करता है। इन रेस्पॉन्सिव टिश्यूज में सीरोटोनिन और एसिटिल कोलिन के कारण साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी की मात्रा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर साइक्लिक एएमपी की मात्रा बढ़ रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर
एडिनिल साइक्लेज एंजाइम जो होता है उसकी सक्रियता यहाँ पर बढ़ेगी। अब साइक्लिक एम की मात्रा जब बढ़ती है तो उस दौरान इसके अंदर एनर्जी भी रिलीज होती है, क्योंकि एटीपी के दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर टूट गए हैं, और दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल जब टूटते हैं तो इसमें काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा की निर्मुक्ति होती है। और ये एनर्जी जो होती है ये कंस्ट्रक्टिव वर्क में यानी एनाबॉलिक एक्टिविटीज में काम में ली जाती है। तो यहाँ पर सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेंगे, विशेषकर एमिनो एसिड से प्रोटीन्स बनेंगे। और प्रोटीन की फॉर्मेशन है, अब ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, एंजाइमेटिक भी हो सकता है, कैरियर टाइप के भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर विशेष मॉर्फोजेनेसिस की प्रक्रिया संपादित हो रही है, यानी उस अंग का निश्चित आकार और आकृति प्रदान की जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो इंक्रीज होता है, और इस साइक्लिक एमपी और साइक्लिक जीएमपी के कारण रेस्पॉन्सिव सेल का जीन एक्शन है वो प्रभावित होता है, और जीन की एक्टिविटी के कारण मॉर्फोजेनेसिस की प्रक्रिया संपादित होती है। धीरे धीरे इसमें हिस्टोजेनेसिस होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और लास्ट में पर्टिकुलर ऑर्गन जो होता है वो डेवलप हो जाता है। तो ये ओवरऑल मुख्य रूप से 6 सिद्धांत एम्ब्रियोनिक इंडक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए संपादित किए गए हैं। लेकिन फिर भी एम्ब्रियोनिक इंडक्शंस में अभी भी रिसर्च की काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि बॉडी में कितने ऑर्गन्स बनते हैं, कैसा इंट्रैक्शंस होता है, और एपिथीलियम, मीजोथीलियम, एंडोथीलियम, इनके बीच में कंबाइंड इंटरेक्टिव सिस्टम्स बनता है। ये सिस्टम मीजेनकाइम सेल एपिथीलियम में हो सकता है, मीजेनकाइम सेल मीजोथीलियम के बीच में हो सकता है, मीजेनकाइम सेल और एंडोथीलियम के बीच में हो सकता है। और जब भी इंटरेक्शन होगा एक सेल सिग्नल सिक्रीट करती है, रिलीज करती है, जिनको इंडक्टर के नाम से या इवोकेटर के नाम से या मॉर्फोजन के नाम से जाना जाता है। और ये मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिव सेल पे जाके काम करते हैं, और रेस्पॉन्सिव सेल की फिर आकृति चेंज होती है, उसके अंदर अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, विशेषकर जो एनाबॉलिक एक्टिविटी है वो यहाँ पर संपादित होती है, विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस रेस्पॉन्सिव सेल में स्टार्ट हो गया, रेस्पॉन्सिव सेल की आकृति परिवर्तित होगी, इट मीन्स भ्रूणीय प्रेरण है वो अच्छे तरीके से संपादित हो रहा है। तो ये ओवरऑल एक नट सेल में बहुत ही शॉर्ट में ये प्रेरण से संबंधित सिद्धांत है जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप निसंकोच व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और महाविद्यालय का चैनल है उसके इनबॉक्स में मैसेज देके आप संपर्क कर सकते हैं। आपके जितनी भी क्वेरी है उन सभी का जवाब दिया जाएगा। और आपने व्याख्यान ये बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।